नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दरार, दर्द और दहशत, वाकई जोशीमठ की तस्वीर आज ऐसी ही है। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके लिए खाने और रहने की तमाम सुविधाएं दी गई। ऐसी ही एक राहत शिविर का व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आपदा पीड़ितों के रहने खाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके घरों में इतनी दरारें आई हुई हैं इस वक्त कि वो कभी भी ढह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस वक्त राहत शिविरों में रखा गया है। कई जगह पर राहत शिविर ये लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, कुछ संस्थाओं की तरफ से, जहां पर लोग इस वक्त अपना रहना और गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन परेशानी उनकी ये समझिए कि आज उनके सर पे छत तक नहीं है। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं ज़रूर दी जा रही हैं, उनको सहायता दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी क्या हाल होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उनके सामने सामने रहते हुए उनके घर में तमाम दरारें आ गईं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश, पूरी मदद ज़रूर जोशीमठ वासियों के लिए कर रही है कि किसी भी तरीके से किसी को भी कोई परेशानी वहाँ पर ना हो। जिन लोगों के घर इस वक्त रेड क्रॉस का साइन जिनके घरों पर लगाया गया है, उन लोगों को किसी अच्छे राहत कैंप में भेजा जाए ताकि वहाँ पर वो गुजर बसर कर सके। पर सवाल यही है कि आखिर कितने दिन तक। इस वक्त हम जोशीमठ के एक शिविर में पहुंचे हैं, जहां पे जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है और यहां पे जो लोग हैं वो रात के खाने के लिए यहां पे आ रहे हैं। और लोग रात को, सुबह और शाम को 3 वक्त यहां पे खाना दिया जाता है। आप यहां पे देखिए खाने का रोस्टर भी लगाया गया है, जहां पे बकायदा वक्त लिखा गया है। देखिए सुबह का नाश्ता 8 बजे से 10:30 बजे तक, दिन का भोजन यानी दोपहर का 1 बजे से 3:30 बजे तक चलता है, और रात्रि का भोजन जो है वो 7:30 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ पे लोगों के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। और कुछ चीजें लिखी गई हैं कि भोजन का सम्मान करें, बर्बाद ना करें। और ये वो लोग हैं जो ये खाना परोस रहे हैं, और यहाँ पे जो एक कतार लगाई गई है ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे आएं और भोजन ग्रहण करें, खाना खाएं। चूंकि अलग अलग जोशीमठ में शिविर लगाए गए हैं, कहीं पे दवाओं का, कहीं पे राशन वितरण किया जा रहा है और कहीं पे खाने की व्यवस्था की जा रही है। चूंकि जोशीमठ में कई परिवार ऐसे हैं जो विस्थापित हो चुके हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त संकट में हैं, उनके सामने रहने की परेशानियां हैं, उनके सामने खाने की परेशानियां हैं। हम यहाँ पे आपको वो खाना भी दिखाते हैं जो क्या क्या यहाँ पे लोगों को खिलाया जा रहा है, क्या व्यवस्था की गई है। भैया, क्या क्या आप लोग इस खाने में लोगों के लिए? इसमें सर राइस है, पालक पनीर है, मिक्स वेज है, दाल तड़का है और रोटियां हैं सर। और दिन में 3 वक्त ये हो रहा है? जी, एक मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट चलता है, फिर उसके बाद लंच चलता है, फिर अभी ये डिनर का टाइम है, बीच में चाय और वगैरह ये सब चलती रहती कितने लोग लगभग आ जाते हैं? है। 500 करीबन हो जा रहे हैं जी। तो देखिए एक दिन में यहाँ पे करीब चूंकि 500 लोग के आसपास आते हैं, और चूंकि गिनती नहीं है कि लोग ऊपर नीचे ये संख्या हो सकती है। और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो इस वक्त खाना खा रहे हैं, और इस तरफ भी कुछ लोग हैं जो दूसरी तरफ, अगर आप कैमरा पेन करेंगे तो वहाँ पे हम दूसरी तरफ का भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे भी पूरे व्यवस्थित तरीके से देखिए जो बंदोबस्त है वो किया गया है, बाकायदा टेबल, कुर्सी, और खाने में आपने देखा कि इसका राइस है यानी चावल है, दाल है, पालक पनीर है, मिक्स वेज है। और एक लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि वो कहीं और हैं, और उनको एक अच्छे क्वालिटी का जो भोजन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये हमने आपको वो शिविर दिखाया जहाँ पे लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया है। जोशीमठ से वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, न्यूज़ वन इंडिया। जोशीमठ में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। शहर में शंकराचार्य मठ में भी कई जगहों पर दरारें आ गईं, जिससे मठ को खतरा पैदा हो गया है। शंकराचार्य मठ के लोगों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में ये दरारें बढ़ी हैं। शंकराचार्य मठ के प्रमुख स्वामी विश्वप्रियानंद ने इस आपदा का कारण विकास को बताया। उनका कहना है कि विकास अब पनबिजली परियोजना के रूप में विनाश का कारण बन गया है और सुरंगों ने हमारे शहर को प्रभावित किया है।
हम जोशीमठ के शंकराचार्य मठ में मौजूद हैं, जहां पे दरारों का जो असर है वो यहाँ पे भी रहा और वो तमाम दरारें हमने आप तक पहुंचाई भी। एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं और बात हम करेंगे शंकराचार्य जी के जो प्रधान सेवक हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जोशीमठ के इस हालात के लिए वो किसे मानते हैं जिम्मेदार। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा महाराज जी, चूंकि जोशीमठ धार्मिक नगरी भी है, यहाँ पे धर्म के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, ये जो हालात आज जोशीमठ के सामने हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने। ये धर्म नगरी है। पूज्य पाठ आदि गुरु शंकराचार्य 2500 साल पहले यहाँ पे आए थे। 4 मठों का उन्होंने निर्माण किया था, 4 मठ स्थापित किए थे चारों दिशाओं में। ये ज्योतिर्मठ यहाँ का ऐतिहासिक और पौराणिक मठ है। बद्री धाम, ज्योतिर्मठ, 4 धाम है, 4 मठ हैं, चारों दिशाओं में। दूसरा आपका गुजरात में है, द्वारका धाम है और वहाँ पे आपका शारदा मठ है। 3rd वन पूरी उड़ीसा, पूरी धाम है और वहाँ पे गोवर्धन मठ है। 4th वन कर्नाटका, रामेश्वरम धाम है, श्रृंगेरी मठ है। आप पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या रहा, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो पूज्य पाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, उन्होंने 12 साल पहले ही चेता दिया था कि ये सेंसिटिव जोन है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा जो है एक ना एक दिन जो अपने बेगुनाह लोग हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा। फिर उससे भी ज़्यादा 2 साल पहले आपने देखा होगा यहाँ विष्णु घाट प्रोजेक्ट है, धौली गंगा रैनी गंगा यहाँ आपदा आई थी 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले। उस समय वहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। तब भी इस नगरी को, इस ऐतिहासिक नगरी को, ये शंकराचार्य की पूज्य पाद शंकराचार्य की महाराज की ये तब सतली है, तो इसको तब भी नुकसान हुआ था। तो ये अब हमारे शंकराचार्य हैं पूज्य पाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने भी 2 साल पहले चेताया था कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो एक न एक दिन जो है प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी। और ये उसी का कारण हो रहा है। हम तो सिंपल शब्दों में अगर हमसे पूछें तो ये विकास जो है यही विनाश का कारण बन रहा है। बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गए, बड़ी बड़ी जो है सड़कें यहाँ पे आ गई। और भूवैज्ञानिकों ने 1976 से लेकर आपको बता दें कितनी इस पे रिसर्च हुई है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो जोन है सबसे सेंसिटिव जोन है। ये मोर ओवर और उससे भी ज़्यादा ये अर्थ प्रोन जोन है, अर्थ के प्रोन जोन है। यहाँ भूचाल आते रहते हैं और ये भी ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। तो इस पे ज़्यादा अगर छेड़छाड़ करोगे तो वो ज़्यादा ये बोझ नहीं ले पाएगा। तो आपको लगता है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, पहाड़ों के साथ विकास के नाम पे जो छेड़छाड़ हुई है, वो उसी के जिम्मेदार है, इंसान ही जिम्मेदार है इस आपदा जैसे हालात का? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारा उसी के लिए जो बड़े बड़े टनल यहाँ पे बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, तो उससे पहले ही ये कमज़ोर था, अब ये और कमज़ोर होना शुरू हो गया है। एक बात हम आपको साफ कह देना चाहते हैं कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। विकास होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ पुअर पीपल, इट शुड नॉट बी एट द कास्ट ऑफ इनको हिस्टोरिक जो हमारी यहाँ की धरोहरें हैं उनकी कास्ट पे हम विकास नहीं चाहते हैं। और फिर दूसरी बात हम साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि ये जो पौराणिक, ये साधारण नगरी नहीं है, साधारण शहर नहीं है। यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ का आपको पता है जो नरसिंह मंदिर है वो यहाँ का बद्री धाम का प्रवेश द्वार है। यहाँ ये इसे गुप्त तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रह्म ज्योति जो है वो विराजमान रहती है। तो ये मोक्ष का द्वार भी से हम कहते हैं, मोक्ष तीर्थ भी हम कहा जाते हैं। तो तीर्थ स्थानों को, तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल ही रहना जाए, इनको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए जोशीमठ का चूंकि अपना पौराणिक इतिहास है और धार्मिक नगरी है, ये दरारें हैं जो यहाँ पे आ चुकी हैं और कई दरारें हमने पहले भी आपको दिखाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो विकास है कई बार वही विनाश का कारण बनता है। और प्रकृति और पहाड़ के साथ जब छेड़छाड़ होगी तो फिर टिहरी और बद्रीनाथ जैसी जो आपदाएं आई थी और अब जो जोशीमठ में हालात हैं उस तरह के हालात सामने आते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि संतुलन रहे विकास में भी और जो प्रकृति है उसके भीतर भी, ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जाए। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। जोशीमठ में आपदा के बाद अब नए शहर को बसाने को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई। शहरी विकास विभाग और आवास विभाग द्वारा सरकार के साथ समन्वय करके जमीन पर निरीक्षण का काम शुरू कर दिया गया। जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग ने पीपल कोटी, कोटी बाग समेत अन्य कई सारी जगहों पर निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं शहरी विकास विभाग की टीम भी अपने स्तर से सर्वे के काम में जुटी हुई है। अब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जोशीमठ एक नई टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा।
उसके लिए शहरी विकास और आवास विकास विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जोशीमठ के लोगों को आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के पास वित्त विभाग भी है। केंद्र से भी बड़े राहत पैकेज की मांग जल्द ही राज्य सरकार करेगी। जोशीमठ में भवनों में आ रही दरारों में जो नंबर है मकानों के वो बढ़ते जा रहे हैं और आपदाग्रस्त हो चुका है। 4 जो वार्ड हैं जोशीमठ के वो डेंजर जोन में शामिल किए गए हैं और 800 से अधिक ऐसे मकानों की संख्या हो रही है। राज्य सरकार के पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो उनको पुनर्वासित किया जाना है और केंद्र से एक बड़ा वित्त का पैकेज भी लेना है। हमारे साथ नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं। सर, जोशीमठ में जो हालात हैं उस पर राज्य सरकार की पैनी निगाह है। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, सभी अधिकारी जा रहे हैं, केंद्र से टीमें आ रही हैं। अब राज्य सरकार का आगे का अगला प्लान क्या है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि वहाँ लगातार हमारी सरकार माननीय धामी जी वहाँ का दौरा कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी वहाँ पे कैंप किए हुए हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहाँ पे जा रहे हैं। और यदि मैं प्रशासनिक अमले जामा की बात करूँ तो हमारा जो कमिश्नर हैं वो वहाँ पे कैंप किए हुए हैं, हमारे सचिव आपदा वहाँ पे कैंप किए हुए हैं। और इसके साथ साथ देखिए कि कितनी गंभीरता से ये सरकारें ले रही हैं। यहाँ तो हमारी सरकार तो है ही है, उससे ऊपर हमारी सरकार जो केंद्र की है माननीय मोदी जी कितना बारीकी से उस पर निगाह रखे हैं कि लगातार वो टेलीफोन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क कर रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं। गृह मंत्री जी ने जो हमारे वरिष्ठ जो मंत्रीगण हैं केंद्र के, उनके साथ बैठक की है। सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय भी यहाँ उसकी बैठक ले चुके हैं। और अब मंगेश घिल्डियाल जो उप सचिव हैं प्रधानमंत्री कार्यालय पे, वो वहाँ का दौरा कर रहे हैं। इन सब बातों से सीधा तात्पर्य जाता है कि दोनों सरकारें बहुत गंभीर हैं कि जो वहाँ के प्रभावित लोग हैं किस प्रकार से उनको राहत दी जा सके, किस प्रकार से उनको वहाँ से सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा सके, कैसे उनका खाना भोजन, ये सारी आप जानते हैं कि कैबिनेट में एकमात्र एजेंडा अभी हमने 13 तारीख को तय किया है कि उनका राहत पैकेज भी बढ़ा है, उनका खाने का जो धनराशि है वो भी बढ़ाई है। और जिस प्रकार से प्रभावित लोगों से संपर्क करने के बाद जो वो आपस में तय करेंगे या उनके विचार विमर्श के बाद जो तय होगा उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक आप देखिए कि उनके पुनर्वास की बात है, उनके राहत की बात है, लगातार चल रही है। केंद्र सरकार की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने तय किया कि चूँकि ये तो 13 तारीख की हमारी जो कैबिनेट थी उसमें भी तय हुआ था, और मैं भी आपको उस रूप में भी कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये कहा कि जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी प्रभावितों की समस्याएं हैं, सारी बातों को लेके एक बृहद रिपोर्ट हम लोग केंद्र में भेज रहे हैं। और वहाँ से हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से बहुत बारीकी से इस पर निगाह रखे, तो एक बड़ा राहत पैकेज वहाँ से मिलने की संभावना है। उससे फिर और बड़ी राहत हमारे प्रभावितों को मिलेगी, हमारे जोशीमठ के लोगों को मिलेगी। सर, हम करीब 10 नई टाउनशिप बसाने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों में एक शंका ये भी है कि पुराने बसे शहरों में दरारें आ रही हैं। जोशीमठ है, कर्णप्रयाग, इन स्थानों से इस प्रकार की खबर है। और एक और हम नई टाउनशिप में जा रहे हैं, तो क्या नई टाउनशिप में हमें बहुत बारीकियों का ख्याल रखना होगा? ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, मास्टर प्लान हो, प्लान सिटी बने, या कहीं उनका भी असर जोशीमठ जैसा ना हो पाए? नहीं, अभी हमने ये प्रारंभिक तौर पे ये सर्वे किए हैं। आप जानते हैं कि पहले ये 23 जगह पे टाउनशिप डेवलप करने का हमारा जो तय हुआ था, उसमें भी हमने शॉर्ट लिस्ट की है। और उसमें भी हमें 10 पे हम प्राथमिक तौर पे, यानी कि प्राथमिकता पे हम उसको ले रहे हैं। इन सारे सर्वे रिपोर्ट्स, सारी चीज़ों की बारीकी से जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वहाँ पे कोई टाउनशिप डेवलप हम कर रहे हैं। ये तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हम लोगों को नई टाउनशिप डेवलप करनी चाहिए। खुद मेरे द्वारा भी विभागों को बहुत पहले कह दिया गया था कि हम नई कुछ चीज़ करें। 22 साल के अभी तक हमारे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। एक नया हम पहल कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जल्दबाजी भी हम करने के मूड में नहीं है कि हम एक तरफ जहां इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है, और एक अलार्मिंग भी कह सकते हैं कि यह हमारे सामने अलार्मिंग भी है कि वहाँ के बाद हमें और भी सतर्क होना पड़ेगा। तो ये सारी बात करने के बाद ही हम इसमें इस जो हमारे टाउनशिप डेवलप करनी है उस पर सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सर, क्या आपको अब नहीं लगता कि पूर्व में जो पहाड़ों में प्राधिकरण को समाप्त किया गया, राजनीतिक रूप से इसका विरोध हुआ, कुछ तकनीकी कुछ व्यवधान थे लोगों के सामने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब इसकी आवश्यकता है कि पहाड़ में भी प्लानिंग के साथ काम हो? देखिए, प्राधिकरण का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है नियोजित विकास।
और नियोजित विकास के अवधारणा में ही जिला प्राधिकरणों का पहाड़ के अंदर गठन किया गया था। अब जिन लोगों ने विरोध किया शायद उनको भी समझ में आ रहा होगा, और आज आवश्यकता है इन चीज़ों की कि खाली प्राधिकरण की बात हम ना करें, हम नियोजित विकास की बात करें। हमें जो भी काम करना है पहाड़ के लिए विशेषकर, देखिए पहाड़ में आप ये मान के मत चलिए कि खाली हमारे स्थानीय लोगों के लिए ये समस्या है। हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो पर्यटन से प्यार करने वाले लोग आ रहे हैं, आखिर उनका भी तो जो आवागमन होगा वही हमारी आर्थिकी का आधार है ना। यदि हमारे यहाँ इस प्रकार की समस्या होगी और पर्यटन और तीर्थाटन कहीं डिस्टर्ब हो गया तो आर्थिकी का भी संकट हमारे सामने होगा। इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब लोगों को इस बात को बिल्कुल अपने जहन में लाना पड़ेगा कि कोई भी हमारा विकास हो, चाहे पहाड़ पे और मैं तो कहता हूँ प्लेन पे भी आप बात करिए, कहीं भी नियोजित विकास होगा तो आने वाले बहुत लंबे समय तक उसके आने वाले जो समस्याएं हैं, संकट हैं, परेशानी है, उससे तो कम से कम निजात मिलेगी। सर मेरा आखिरी सवाल है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही इस विषय को देख रही हैं, कितने बड़े पैकेज की उम्मीद है क्या, और राज्य सरकार का ये प्लान कब तक तैयार होगा, पहली बात। दूसरा, 2 महीने के बाद हमारी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जोशीमठ के हालात को देखते हो आप इसे कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? नहीं, जहाँ तक आपने पैकेज की बात की, आर्थिक पैकेज, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग उसमें लगे हैं, हमारी सरकार और हमारे अधिकारीगण उसमें लगे हैं। बहुत जल्द हम अपनी रिपोर्ट्स वहाँ भेजने वाले हैं और उसके बाद उम्मीद हमें बहुत अच्छी है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से लगाव है, जोशीमठ में जिस प्रकार से वो बारीकी से निगाह रखे हैं, जिस प्रकार से लगातार हमारे जैसे मैंने कहा कि माननीय मोदी जी, खुद माननीय अमित शाह जी, और उसके बाद सारा बड़ा जो प्रशासनिक अमली हमारा जो अधिकारीगण है वो उनका यहाँ पे मॉनिटरिंग करना आना, ये दर्शाता है कि वो हर चीज़ पे बहुत बारीकी से निगाह भी रखें। और हमारे उस अनुरोध के बाद हमें उम्मीद है बहुत बड़ा एक आर्थिक पैकेज हमारे उस क्षेत्र के लिए मिलेगा। जहाँ तक चारधाम यात्रा की आपने बात की है, अभी हम इस बात से थोड़ा सा, क्योंकि जोशीमठ चारधाम यात्रा विशेषकर बद्रीनाथ जी का प्रवेश द्वार है, हेमकुंड जी का प्रवेश द्वार है, औली का वो मिला जुला क्षेत्र है, और चूंकि वहाँ का स्थानीय लोगों का भी जो संकट है, इन सब बातों को देखते हुए हम इससे बहुत जल्दी इस समस्या से उभरेंगे। और फिर ये जो आने वाली चारधाम यात्रा है, उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से इस बार 50 लाख से ज़्यादा यात्री हमारी चारधाम यात्रा में आए थे, और हम क्या हमारा पूरा उत्तराखंड वासी बड़ा प्रफुल्लित था, बड़ा आनंदित था, तो वो उम्मीद कर रहे हैं उससे और ज़्यादा आगे हमारी व्यवस्थाओं के बाद लोग आएंगे। तो ये थे राज्य सरकार में शहरी विकास व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला कि केंद्र से हमें बड़े पैकेज की उम्मीद है और बहुत जल्द ये पैकेज भारत सरकार को भेजा जाएगा। दूसरा, चारधाम यात्रा को लेकर एक चुनौती जैसी स्थिति जरूर है क्योंकि जोशीमठ चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव बद्रीनाथ जी का प्रवेश द्वार भी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप, जैन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी जोशीमठ के राहत शिविर में पहुंचे और जनता की परेशानियों को उन्होंने समझा, सुना। जोशीमठ के हालात पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। रात का वक्त है और खुद शंकराचार्य जी इस शिविर में पहुंचे हैं जो यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से यहाँ पे बात भी कर रहे हैं कि उनको किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ, उनको किस तरह की उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसा राहत उनको यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। और लोग जो हैं वो कुछ परेशानियां यहाँ पे रख रहे हैं, परेशानियां जो लोग हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं और अभी वो मौन पे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन इशारे और उन लोगों को सुन पा रहे हैं कि उनको किस तरह की परेशानियां और कैसे उनकी मदद की जा सकती है। तो शंकराचार्य जो हैं वो यहाँ पे खुद उनके जो सेवा प्रमुख हैं, जो सेवादार हैं, वो लोगों से बात को साझा कर रहे हैं और जो लोग उनको परेशानियां बता रहे हैं उन परेशानियों को वो नोट कर रहे हैं, बाकायदा नाम लिख रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की भी बात यहाँ पे की जा रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तरफ देखिए जोशीमठ चूँकि आध्यात्मिक यहाँ पे महत्व भी है जोशीमठ का और काफ़ी उसमें अपने आप में वो मायने रखता है ये पूरा जोशीमठ, इसलिए जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पे हैं। और हम जमीन जायदाद वाला आदमी है, हमारा घर किस्ती यहीं पे है सब, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यही विश्वास आपको यहाँ रखेगा, महाराज जी का आशीर्वाद यहीं रखेगा आपको, चिंता मत करिए। और गौ माता के लिए कुछ अभी तो कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ मिला नहीं है, ठीक है सर। आप हमारे भगवान हैं सर। आप हाँ, हम निरीक्षण करके देखेंगे मठ की तरफ से और हम लोग जो कर सकते हैं हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से आपको बाहर भेजेंगे, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक,
नहीं, आप इस विश्वास को बनाए रखना कि हम नहीं जाएंगे तो हम भगवान कहीं नहीं नहीं भेजेंगे जाएंगे, कहीं। हम मर जाएंगे सर, अपने बच्चों को लेकर मर जाएंगे, हम कहीं नहीं मरने जाएंगे। की जरूरत नहीं है, भगवान अच्छा करेंगे, चल जाएगा। बच्चे जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने यहाँ पे बच्चे का नाम पूछा और बाकायदा नाम नोट कर रहे हैं। और ये महिला जो भावुक हो गई, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो भावुकता के साथ अपनी बात को बता रही हैं और उनकी आंखें नम हो गई अपने परेशानी को बताते हुए। उन्होंने कहा कि हम कहीं जाएंगे नहीं, भले यहाँ पे जान देनी पड़े। इस तरह की जो परेशानियाँ हैं वो लोगों के सामने हैं। तो एक तरफ शासन प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है, दूसरी तरफ साधु संत भी जो शंकराचार्य हैं वो भी इस कोशिश में है कि लोगों तक राहत कैसे पहुंचाएं। कुछ बच्चों से बात हो रही है, उनको सुनते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कर सकता ना। और सुमंत अच्छा, ये बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त यहाँ पे कर रहा है। ये बच्चा मुख बधिर है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं वो महाराज जी समझ रहे हैं। और कुछ लोगों को वो खुद नाम नोट कर रहे हैं, कुछ लोगों का। और मठ में उनको आने के लिए कहा जा रहा है कि आप मठ में आएँ, बाकायदा उनका नाम नोट किया जा रहा है और लोगों तक राहत जो है वो पहुंचाई जा रही है। शंकराचार्य जी यहाँ पे देखिए नोट करते हुए खुद जो उनके सेवा प्रमुख हैं उनसे उनका नाम नोट कर रहे हैं। जिन लोगों के सामने यहाँ पे परेशानियाँ हैं, जिन लोगों के सामने यहाँ पे दिक्कतें हैं, वो अपनी परेशानियों को महाराज जी के सामने रख रहे हैं और वो उन्हें इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी परेशानियों का समाधान होगा। तो ये राहत शिविर, और इस शिविर में खुद रात के वक्त शंकराचार्य यहाँ पे पहुँचे हैं और उनकी ये कोशिश है कि लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को कम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जोशीमठ में हालात जो हैं वो दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार और कई सारी संस्थाएं इस वक्त वहां पर लगी हुई हैं लोगों की जान बचाने में, ताकि वहां से लोग निकल करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।